नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी उत्सव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए समन भेजा। शिवसेना के 18 में से 16 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील। भारत अगले वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का प्रवेश पत्र आज जारी होगा। अमरनाथ यात्रा बालतल मार्ग से फिर शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा में व्यापारिक भुगतान प्रणाली शुरू की। श्रीलंका की संसद का पुनर्गठन 15 जुलाई को, नए राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को। बहरीन में 20 वर्ष से कम उम्र की एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 22 पदक जीते। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम ओवल में। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, मद्रास प्रेसिडेंसी में वंदे मातरम आंदोलन चलाने वाले स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जी सुब्रमण्य अय्यर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के लोहारा गांव की पूनम शर्मा। मुझे आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने पर, लकी ड्रॉ में विजेता घोषित होने पर बहुत ही खुशी हो रही है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित कर हमें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से अपने प्राणों को न्यौछावर कर आजादी दिलाने वाले उन वीर और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है जिनका हमें बोध नहीं था। मैं इसके लिए एक बार फिर से आकाशवाणी का इस तरह के प्रेरक कार्यक्रम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 96वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, रॉयल सीमा के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने ब्रिटिश सेनाओं में इतना भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश सेना ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके शव को लोगों को दिखाने के लिए 30 वर्ष तक पिंजरे में रखा। प्रश्न फिर सुन लें, रॉयल सीमा के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने ब्रिटिश सेनाओं में इतना भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश सेना ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके शव को लोगों को दिखाने के लिए 30 वर्ष तक पिंजरे में बंद रखा। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संपर्क बढ़ाने, क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने और सामाजिक आर्थिक समृद्धि में मददगार साबित होंगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश और दुनिया को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए 401 करोड़ रुपए की लागत से उड़ान योजना के तहत बने देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन 14 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला से पहले हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने में सुविधा मिल सकेगी। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत 39 करोड़ रुपए की लागत से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र के विकास, जलसार झील और शिव गंगा तालाब पुनर्विकास के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए होल्डिंग पॉइंट और देवघर एम्स आईपीडी के 250 बेड का अस्पताल, आयुष ब्लॉक और ऑपरेशन थिएटर शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी 13 नई सड़क राजमार्ग परियोजना, रांची रेलवे टर्मिनल का पुनर्विकास और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवघर में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखने से वाणिज्य और संपर्क बढ़ाने में वृद्धि होगी। इन कार्यों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि बैद्यनाथ धाम में विकास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलो शिव शंकर के मंदिर में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री देवघर में पूजा करने आ रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद कोई प्रधानमंत्री 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग जो सती पीठ भी है, जहाँ सती का हृदय है, वहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर कोई पूजा करने आ रहे हैं। कि सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति में किस तरह की आस्था है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जब वो यहाँ आ रहे हैं तो ये पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी है देवघर, तो सांस्कृतिक आधार पर जो भी कलाएं हैं यहाँ, जो भी यहाँ की मासेस है, वो उनके स्वागत के लिए तैयार है और उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत होगा। प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देवघर में इतने सारे सौगात दिए। 1 लाख करोड़ की योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण स्वीकृत हुई हैं, 2014 के बाद हुई हैं। गोड्डा में कभी रेल नहीं था, आजादी के 75 साल बाद जो है वो रेल लाइन, एयरपोर्ट आ रहा है, एम्स आ रहा है, तो इतनी योजनाएं उन्होंने दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 40 फीट ऊंची शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 100 औषधीय पौधे वाले शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण करने के साथ उसमें कल्पतरु का शिशु पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय में पिछले 100 वर्षों के दौरान विधानसभा में हुए प्रमुख कामकाज को प्रदर्शनी के रूप में संग्रहित किया जाएगा। देश विदेश के लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। प्रधानमंत्री विधानसभा अतिथिशाला की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा। श्री मोदी बिहार विधानसभा की विधायी यात्रा पर एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। श्रीमती गांधी ने इससे पहले निदेशालय को पत्र लिखकर कोविड से प्रभावित होने का हवाला देते हुए उपस्थित होने की तारीख स्थगित करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे कहा था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में अपना बयान दर्ज करवाएं। श्रीमती गांधी के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे तक इस मामले में पूछताछ की गई।
आयकर विभाग वर्ष 2016 से नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कर रहा है और उसने अपने आरोप पत्र में कांग्रेस प्रायोजित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इस कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कंपनी के स्थापकों में शामिल हैं और कंपनी के अधिकतर शेयर इन्हीं दोनों के पास हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी उत्सव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए समन भेजा। शिवसेना के 18 में से 16 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील। भारत अगले वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है। CUET अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का प्रवेश पत्र आज जारी होगा। अमरनाथ यात्रा बालतल मार्ग से फिर शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा में व्यापारिक भुगतान प्रणाली शुरू की। श्रीलंका की संसद का पुनर्गठन 15 जुलाई को, नए राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को। बहरीन में 20 वर्ष से कम उम्र की एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 22 पदक जीते। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ओवल में। महाराष्ट्र के शिवसेना के 18 में से 16 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया है। कल मुंबई में श्री ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में इन 16 सांसदों ने कहा कि पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। चुनाव में पार्टी व्हिप का कोई प्रावधान नहीं है और सांसद अपनी इच्छानुसार वोट दे सकते हैं। शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकर ने मीडिया को बताया कि पार्टी के 16 सांसदों का मानना है कि पार्टी को आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधा हिस्सा सिर्फ 8 देशों में केंद्रित होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। अन्य देश हैं लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 और उससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2022 के 10% से बढ़कर वर्ष 2050 में 16% होने का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG के पहले चरण के लिए आज शाम 6 बजे से प्रवेश पत्र जारी करेगी। एजेंसी ने कल स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के लिए शहरवार केंद्रों की सूचना पर्ची जारी की थी। इसमें परीक्षा की तिथि और उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र वाले शहर का नाम दिया गया है। इस पर्ची को आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके लिए परीक्षार्थी को अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि देनी होगी। जम्मू कश्मीर में आज सुबह बालतल मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है।
पवित्र गुफा मंदिर के पास शुक्रवार को बादल फटने के कारण यात्रा रोक दी गई थी। पहलगाम मार्ग से यात्रा कल फिर से शुरू की गई। पवित्र गुफा मंदिर के लिए आज सुबह 7,000 यात्री बालतल शिविर से रवाना हुए। 3,374 यात्री आज तड़के नुनवान बेस कैंप पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर रवाना हुए हैं। गुफा के रास्ते में शेषनाग, महागुणु स्तूप, पंचतरणी जैसे सभी पारगमन शिविरों से यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ लगभग 60 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। वे कल बेंगलुरु में इसरो के नियंत्रण केंद्र में इसरो की सुरक्षित और सतत संचालन प्रणाली के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद ये स्टार्टअप सामने आए हैं। इनमें से कुछ स्टार्टअप अंतरिक्ष में मौजूद मलबे के प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा में निर्यात और आयात के चालान भुगतान या अदायगी के लिए ये अतिरिक्त व्यवस्था की है। इस पहल का उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ ही वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा में वैश्विक व्यापारी समुदाय की बढ़ती रुचि में सहयोग करना है। इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले अधिकृत डीलर बैंकों को रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से अनुमति लेना आवश्यक था। इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के निर्यात और आयात के भुगतान को रुपए में वर्गीकृत कर चालान तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने मुंबई पुलिस के आयुक्त विवेक फणसालकर से महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आयोग का आरोप है कि ठाकरे ने रविवार को आर्य बचाओ विरोध प्रदर्शन के दौरान नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया था। एक पत्र में एनसीपीसीआर के रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने दावा किया है कि ठाकरे की यह कार्रवाई बाल न्याय कानून और नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाने की रोकथाम से संबंधित कानूनों का उल्लंघन है। मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है। सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने देशमुख के पूर्व सचिव संदीप पलांडे और उनके पूर्व व्यक्तिगत सहायक कुंदन शिंदे को भी जमानत देने की अर्जी खारिज कर दी है। ये मामला मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से जुड़ा है। श्रीलंका में संसद इस महीने की 15 तारीख को फिर से गठित की जाएगी और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। संसद अध्यक्ष महिंदा यप्पा अबेवर्देना ने कल ये जानकारी दी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने सभी पक्षों से अनुरोध किया है कि सरकार बदलने की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए वार्ता करें। उन्होंने श्रीलंका में हिंसक गतिविधियों की निंदा की और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। श्री गुतेरस के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका और उसकी जनता को सहयोग देने के लिए तैयार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 रजत और 9 कांस्य पदक हासिल किए। महिला टीम ने प्रियंका, अर्जू और अंतरिम के 3 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीते, जबकि पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। उधर दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में अर्जुन बाबूता ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में अमेरिका के लुकास कोजनस्की को 17-9 से पराजित किया। इस बीच भारत की 94 वर्षीय धावक भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 100 मीटर की दूरी 24.74 सेकंड में दौड़कर पूरी की। भगवानी देवी ने शॉटपुट में भी कांस्य पदक हासिल किया। क्रिकेट की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लंदन में खेला जाएगा। ये मैच ओवल के किंगस्टन मैदान में भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 14 जुलाई को लॉर्ड्स में और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला मैनचेस्टर में होगा। निखिल स्पोर्ट्स। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। 12 जुलाई को शहीद मीर खान की पुण्यतिथि है। वे सिंध के निवासी थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। सिंध में जवाबी हमलों के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कंपनी शासन के खिलाफ राजद्रोह, लूट और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। जैसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो सीख निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, और सपनों को फांसी लगाए। मीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान भेज दिया गया। जेल में मीर खान को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, जिसके कारण 12 जुलाई 1859 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। वीर सपूत मीर खान को हमारा शत हम शहीद महान सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के पटियाला के निवासी थे। सभी प्रार्थना सभाओं को प्रतिबंधित करने के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ वो 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए अहिंसक सिख जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने जत्थे के लोगों को जैतो स्थित गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया। महान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में दी गई यातनाओं के कारण 12 जुलाई 1925 को नाभा सेंट्रल जेल में महान सिंह की मृत्यु हो गई। वीर सपूत को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी काली भूषण दत्ता को भी याद कर रहे हैं। वे टिप्पेरा जिले के निवासी थे, जो अब बांग्लादेश में है। काली भूषण दत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 11 मार्च 1934 को गिरफ्तार किया गया और कोमिला जेल भेज दिया गया था। 3 महीने बाद उन्हें हिजली कैंप भेज दिया गया। हिजली शिविर में 3 वर्ष बिताने के बाद उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया, जहां 12 जुलाई 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ के वीर सपूत को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के सबसे अधिक प्रभावित 5 जिलों से 508 लोगों को बचाया गया है। एक रिपोर्ट।
राज्य के राजस्व मंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि दक्षिण और मध्य गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 18 दल भेजे गए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच वलसाड जिला बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। वलसाड के हिंगलाज इलाके में अपने घर के ऊपर फंसे 5 लोगों को भारतीय तटरक्षक के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की चेतावनी के बाद भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड में जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गोदावरी नदी उफान पर है और भद्राचलम में जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने भद्राचलम में चेतावनी जारी की है। नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि कुछ और दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरी और मध्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू में भी बारिश हो सकती है। लेह में बादल छाए रहेंगे। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मनोज, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अनावरण को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दिया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नए संसद भवन पर सजा अशोक स्तंभ का ताज। अमर उजाला ने इसे शौर्य का प्रतीक बताया है। पंजाब केसरी कहता है, मोदी के हाथों नए संसद भवन को मिला मुकुट। हिंदुस्तान की पहली खबर है, आबादी में देश शीर्ष की ओर। पत्र ने इस तथ्य को भी दिया है कि 2023 में चीन को पछाड़ देगा भारत। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के अगले साल तक शुरू होने पर जनसत्ता ने आसान होगी यात्रा शीर्षक से लिखा है, बन रहा है पहला ऊपरीगामी एक्सप्रेसवे। लोक सत्य ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान को दिया है कि 2023 में शुरू होगा शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर अमर उजाला कहता है, 14 विद्यार्थियों को 100 में से 100 एनटीए स्कोर मिला है। राजस्थान पत्रिका ने खुशी में झूमते बच्चों के चित्र देते हुए लिखा है, कामयाबी की गूंज। अवमानना मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की कैद की सजा को जनसत्ता ने शीर्ष अदालत का कड़ा रुख बताते हुए विजय माल्या को बड़ा झटका बताया है। भेदिया कारोबार को लेकर सेबी सख्त राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र लिखता है, फर्जी खातों पर कसा शिकंजा, प्लास्टिक का प्रयोग घटा पर विकल्प महंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, राजधानी में दुकानदार लकड़ी, कागज और कपड़े के सामान का प्रयोग करने लगे हैं। रेस अक्रॉस अमेरिका शीर्षक से दैनिक भास्कर की खबर है कि महाराष्ट्र के 31 साल के अल्ट्रा साइकिलिस्ट ने 5000 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया। पत्र कहता है, दुनिया की सबसे कठिन साइकिल रेस में 0 से 50 डिग्री तापमान में साइकिलिंग की। पहली बार किसी भारतीय ने किया पोडियम फिनिश। दैनिक जागरण की खास खबर है, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काराकोरम की ढाल बने पश्चिमी विक्षोभ। पत्र आगे लिखता है, दुनिया भर में पिघल रहे ग्लेशियर पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर ने केवल बचे हुए हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। रॉयल सीमा की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने ब्रिटिश सेनाओं में इतना भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश सेना ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके शव को लोगों को दिखाने के लिए 30 वर्ष तक पिंजरे में रखा। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी उत्सव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए समन भेजा।
शिवसेना के 18 में से 16 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील की। भारत अगले वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है और सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का प्रवेश पत्र आज जारी होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।